तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ वहां पे गेस्ट पैनल भी है। वो बात करेंगे उनसे बजट को लेकर के। आसिफ, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। नमस्कार, आप नो बजट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट का पिटारा लेकर आने वाले हैं और इस बजट से सभी वर्ग को बेतहाशा उम्मीदें हैं। खुलने का इंतजार किया जा रहा है इस पिटारे का, क्या कुछ निकल के आता है निम्न मध्यम वर्गीय के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए और अपर क्लास के लिए। न केवल कर्मचारी बल्कि सभी सेक्टर के लोग इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट निकलने के बाद में किन की उम्मीदें पूरी होती हैं और कितने लोग जो हैं वो फिर से एक बार सरकार से गुहार लगाते हैं। लेकिन फिलहाल इस बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर हमारे यहां पर गेस्ट मौजूद है जिनके साथ बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह तीसरा बजट पेश होने जा रहा है। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से मनीष, हमारे साथ जो है वो मनीष पारिक जी मौजूद हैं। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अंशु चतुर्वेदी, अर्थशास्त्री। इसके साथ ही हमारे साथ मनीष गोदा जी, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज लोहाड़िया, उपाध्यक्ष हैं जयपुर व्यापार महासंघ के। और इसके साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। चूंकि विपक्ष इस बजट को लेकर क्या सोच रहा है और विपक्ष ने क्या उम्मीदें की हैं इस बजट को लेकर, जब बजट आएगा तो फिर किस तरीके से उन्होंने जो है वो आलोचना के लिए सोचा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं मनीष जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट को लेकर? थैंक यू आसिफ। कोई आलोचना की बात नहीं है, लेकिन जो सरकार पिछले दो बजट में से 65% भी खर्चा नहीं कर पाई हो, उसके पे कुछ ज़्यादा शक होता है उम्मीद से ज़्यादा। अब उम्मीदें हैं निश्चित तौर पर, युवाओं को उम्मीदें हैं कि 1,36,000 नौकरियां जब कोर्ट में थी उसमें से उनको उम्मीद है महिलाओं को कि जो निर्भया स्क्वाड है उसको कुछ धन मिलेगा, कुछ मेट्रो को कुछ पैसा मिलेगा, थर्ड फेज उसमें चालू होगा। उम्मीद है कि द्रव्यवती ठीक होगी। उम्मीद है कि जो हेरिटेज है उसको थोड़ा एनरिचमेंट मिलेगा। जो आमेर विकास प्राधिकरण पहले बनाया गया था उसको कुछ फंडिंग होगी तो हमारी विरासत का संरक्षण हो सकेगा। उम्मीद है कि यहाँ पर जो कैमरा है, CCTV कैमरा लगेंगे जो महिलाओं की सुरक्षा संकट में पड़ी, वादा किया था सरकार ने। उम्मीद है कि बिजली के पैसे कम होंगे। उम्मीद है कि जो किसान हैं उनके कर्जे माफ होंगे। और उम्मीद है कि जो नौकरियां इन्होंने स्थगित कर दी है उनको ठीक से लगा पाएंगे। उम्मीद ये भी है आसिफ कि जो संविदा आधारित लोग हैं उनको परमानेंट करने की बात होगी। उम्मीद है कि आंगनबाड़ी वाली महिलाओं को कुछ पैसे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि जो गार्ड लगाए गए हैं उनके पैसे बढ़ाने की बात की थी, उनको बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि पंचायती राज संस्था को कुछ ये पैसे देंगे। उम्मीद है कि ये सड़कों पर कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे बावजूद इसके कि सड़क पर खड़े होने के। मनीष जी, ये उम्मीद है या उम्मीदों का अंबार है? आपने जो उम्मीदें बताई हैं वो इतनी ज्यादा है कि इसका जवाब कांग्रेस से ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपने सुना स्वर्णिम जी, इन्होंने हर बार उम्मीद शब्द लगाकर लगभग पूरे बजट का खाका ही आपके सामने रख दिया है। देखिए मनीष जी, अगर ये उम्मीद लगाते कि केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ नौकरियां जो प्रतिवर्ष देने का वादा किया था उनकी 10% भी अगर आज पूर्ति की गई होती तो शायद उम्मीद इनकी काफ़ी हद तक पूरी हो गई होती। आज सबसे बड़ी उम्मीद जो है और आवश्यकता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस बजट का, वो ये है कि जो 1 वर्ष का जो हमारा अभी ये समय निकला है पूरे वैश्विक पैंडेमिक की जो स्थिति थी विश्व में और जिस प्रकार से जो अर्थतंत्र था उसमें ठहराव आया, उसको किक स्टार्ट करना है। और जो लोग अपना रोजगार खो चुके हैं, अपने बाल बच्चे पाल रहे थे, उनको दोबारा रोजगार मिले और नए जो युवा साथी हैं उनको रोजगार दिया जा सके, रोजगार सृजन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के साथ ही प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ा कार्य आज यही करना है और इसी बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने हिंट भी दिया था और इसी कार्य के लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से मिलकर के बातचीत की, उनके सुझाव आमंत्रित किए। सुझाव के साथ ही जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उनके बारे में जानकारी ली, खुद सीधे संवाद किया उन्होंने। और संवाद करने के बाद हम ये मानते हैं कि एक समावेशित बजट आएगा जिस बजट से सभी की आशाएं पूर्ण होंगी। जो गरीब जिसकी थाली से रोटी छिन गई है उसको कोई दिक्कत ना हो, आगे रोजगार मिले, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने बाल बच्चे पाल सकें, इसके साथ ही प्रदेश का विकास हो सके। तो ये सारी चीज़ें करनी है और इस बजट के माध्यम से मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि राजस्थान की जो जनता है, जो ये ग्लूमी एरा पिछले 1 वर्ष से छाया हुआ था, ये दूर होने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है मनीष जी, ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो उम्मीदें आपने बताई कमोबेश वही उम्मीदें स्वर्णिम जी की भी हैं।
वो भी ये चाह रहे हैं। फिर भी अर्थशास्त्री इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, चूंकि अर्थशास्त्री बजट पर पैनी नजर रखते हैं और बतौर एक्सपर्ट, मैडम आपको क्या लगता है? दोनों ही पार्टी के नुमाइंदों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन जो बजट आम आदमी, हमेशा आम आदमी को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और आम आदमी बजट को देखता भी बोनस की तरह है कि शायद कुछ जो है वो ऐसा मिल जाए इस बजट से जिससे हमारी तनख्वाह के अलावा हमारे कुछ और खर्चे जो हैं वो बच जाए। तो आम आदमी के लिए ये बजट दिवाली के बोनस की तरह साबित होगा। सही कहा तुमने आसिफ, सब अपने तरीके से बता रहे हैं कि क्या क्या उम्मीदें होनी चाहिए और किस तरह से बजट आएगा। लेकिन ये बजट, क्योंकि जन धन का बजट होता है, ये हमारा ही पैसा होता है जो सरकार हमसे करों के रूप में लेती है, तो हम सबकी पैनी निगाह और हम सब आम जनता इसको बहुत उससे माइन्यूटली वॉच करती है कि आखिर हमारा लिया गया पैसा टैक्सेस के तौर पर वो हमें किस तौर पे मिल रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी बताई गई है स्वर्णिम ने, कि किस प्रकार से ये ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 के बाद का ये बजट है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है सरकार के सामने कि उन सारी परेशानियों को दूर करते हुए हमें एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मौका मिले, अवसर मिले, जिसमें हमारे बच्चे सुकून से पढ़ाई कर सकें, रोज़गार पा सकें, महिलाएं सुरक्षित रह सकें, उनके बच्चों के लिए, शिशु के लिए, महिलाओं के लिए कई प्रकार की सबसे ज़रूरी है न्यूट्रिशन, पोषण, प्रॉपर फूड और उनकी सुरक्षा, तो वो सब ज़रूरी है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ निकल कर आई है हेल्थ। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिज़िकल तो कर ही रही है, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अब की बार देखा गया है कि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे सेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनमें कि सरकार को बहुत जागरूक होना है हेल्थ के प्रति, क्योंकि अब हमने देखा है कोविड-19 की प्रॉब्लम्स और अब उसका वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो चुका है, तो पोस्ट वैक्सीनेशन ट्रेसिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। और अभी जैसा कि न्यू ये आया है यूके में स्ट्रेन जो अपने को मिला है, तो वो उससे भी हमें जागरूक होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा और उस तौर पर सरकार को अपनी सारे काम करने होंगे। तो आपको लगता है कि इस बजट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हेल्थ पे किए जाने की ज़रूरत है? हेल्थ तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो हेल्थ के साथ साथ और फिर एजुकेशन आ जाता है। और अब जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की ओर सरकार को देखना होगा। मनीष जी, जब भी आम बजट आता है या स्टेट का बजट आता है, तो एक सवाल बार बार जो है वो उठाया जाता है या सामने आता है कि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जो टैक्स पेयर भी है और ना वो अपर क्लास की तरह जा पाता है और ना वो अपना लोअर क्लास की तरह जो है वो जी पाता है, और मिडिल क्लास की उम्मीदें हर बार बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब भी बजट पारित हो जाता है तो मिडिल क्लास को वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, मिडिल क्लास की जिनकी बजट से वो उम्मीदें करके बैठा होता है। आपको क्या लगता है इस बजट से आने से पहले? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है मुझे। जिस तरह की सिचुएशन है इकोनॉमिक की, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कल जब मैं आंकड़े देख रहा था पिछले साल के, तो दिसंबर तक सरकार ने जितना बजट एस्टिमेट लगाया था उसका सिर्फ 50% वो गेन कर पाई थी, मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट्स थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इसी साल नहीं रहा है। जब पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन तब हुआ था 20 मार्च के बाद, और जो आखिरी 10 दिन होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं सरकार को। तो यानी वो पिछले 10 दिन चले गए थे जो सरकार को मिलने चाहिए थे रेवेन्यू के रूप में, और बाद में मार्च से लेकर के जून तक लॉकडाउन रहा। उसके बाद फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी तरह से गिरफ्त हुई, लेकिन जो दिसंबर तक की स्थिति थी सरकार के खातों की, सिर्फ 50% रेवेन्यू सरकार को मिल पाया था, और टोटल रिसीप्ट्स भी करीबन 60% के आसपास ही थी। तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की उम्मीद है। आपने कहा मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद है पेट्रोल और डीजल। मुझे नहीं लगता उसमें किसी भी तरह की राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू उससे आता है। 2% आपने दिया है, लेकिन अब 2% के बाद और कुछ मिलेगा, इसकी कतई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक स्कूल फीस का मामला है, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उसके मुझे लगता है उसमें भी कोई राहत सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है। अब बाकी जो इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है कि किसान आपका मिडिल क्लास का बहुत कुछ ले जाएगा अब की बार, जो कि किसान एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकली सरकार के लिए। तो मुझे लगता है जो किसानों के लिए है वो शायद कुछ होगा। बाकी मिडिल क्लास के लिए, चूँकि टैक्सेस में अब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ रहा नहीं है, वैट वगैरह सारा कुछ, मतलब